बॉन्ड एंगल की अगर बात करें तो बॉन्ड एंगल sp का 180 होता था, sp2 का 120 होता था और sp3 का 109.28, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, अगर एक भी लोन पेयर ना हो। सबसे पहले देखते थे कि लोन पेयर के आने पे, चैट में नाम दिखाओ जरा सारे, और ठीक है, हाँ भैया। तो सबसे पहले लोन पेयर देखते थे। लोन पेयर के आने पे बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता था, जितने ज़्यादा लोन पेयर उतना कम बॉन्ड एंगल। ठीक, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद लोन पेयर, उसके बाद अगर sp3 का केस है तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा। उसके बाद अगर सेंट्रल एटम भी सेम हो गया तो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा। ठीक, क्लियर। तो ये बात हम लोगों ने लास्ट टर्न पे करी थी। आज एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट रूल की बात करने जा रहे हैं, ड्रैगोस रूल की बात करने जा रहे हैं। आपके सिलेबस में है नहीं ड्रैगोस रूल, लेकिन बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बॉन्ड एंगल से रिलेटेड है। ठीक है, पूछा नहीं जाएगा, सिलेबस में नहीं है, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बॉन्ड एंगल से रिलेटेड है। तो ज़रा ध्यान देना एक्चुअल में है क्या होता है ड्रैगोस रूल। NH3 PS3 ASH3 SBH3 BIH3। ठीक, बॉन्ड एंगल इसका होता है 107, इसका बॉन्ड एंगल होता है 93, 92, 91, 90। ठीक, तो होता क्या है कि इसका बॉन्ड एंगल 107, इसका 93 होता है। तुम्हें बॉन्ड एंगल की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। आपको याद है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा सेंट्रल एटम की, वही रूल फॉलो है, घट रहा है धीमे धीमे। ठीक, तो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है कि sp3 का बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। बताया था हमने आपको, अगर एक भी लोन पेयर ना हो। लोन पेयर के आने पे ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर सकता है 7 से 8 डिग्री। मेरी बात ध्यान से सुनना, वरना सर के ऊपर से बाउंस मारेगी, क्योंकि ड्रैगोस रूल किताब में पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, मेरा वादा है। तो ढंग से समझा रहे हैं, अंदर तक जाके समझा रहे हैं, डेप्थ में जाके समझा रहे हैं, तो समझ में आएगा 100%। बुक पढ़ोगे बिल्कुल भी ड्रैगोस रूल समझ में नहीं आएगा। तो एक्चुअल में क्या ये ड्रैगोस रूल होता क्या, कहाँ से आया? तो sp3 का बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री। ठीक, रूल ये बोलता है कि लोन पेयर के आने पे बॉन्ड एंगल कम होता है। ठीक साहब, ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड एंगल कम हो सकता है 7 से 8 डिग्री, 7 to 8 डिग्री, मतलब 109 से 101 डिग्री तक हो सकता है, इससे नीचे नहीं हो सकता है किसी भी हालत में। बात सुनना फिर से मेरी, sp3 का बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, क्लियर, अप्रॉक्स 109 मान लो आप। ठीक है, रूल ये कहता है कि लोन पेयर के आने पे बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है, कितना भी डिक्रीज करे 7 से 8 डिग्री से ज्यादा डिक्रीज नहीं कर सकता है किसी भी हालत में। 7 से 8 डिग्री से ज्यादा डिक्रीज नहीं कर सकता है किसी भी हालत में। तो 109 में से 8 डिग्री जरा माइनस कर दो, तो बचा कितना साहब? 101 डिग्री, मानते हो ना? तो बचा कितना? 101 डिग्री। PS3 का बॉन्ड एंगल है कितना? 93 डिग्री।
या तो बॉन्ड एंगल गलत है या तो हाइब्रिडाइजेशन गलत है। मेरी बात समझना, जो समझाना चाह रहे हैं वो समझना, ठीक है। हम लोग इसको बोलते हैं कि ये सारे sp3 हैं, निकालोगे तो sp3 आएगा, नो डाउट। कहानी ये कहती है कि बॉन्ड एंगल लोन पेयर के आने पे डिक्रीज होता है, ज्यादा से ज्यादा डिक्रीज हो सकता है, चाहे जितने भी लोन पेयर हो 7 से 8 डिग्री डिक्रीज हो सकता है ओरिजिनल वैल्यू से। ओरिजिनल वैल्यू 109, ज्यादा से ज्यादा कम कर सकते हैं लोन पेयर के आने पे, तो ज्यादा से ज्यादा 8 डिग्री। 109 में से 8 घटाया, कितना बचा? 101। तो 101 होता, समझ में आता। 102 होता, समझ में आता। 103 होता, समझ में आता। 104, 105, 106, 107, 108, 109 होता तो समझ में आता। लेकिन यहाँ पे तो 93 डिग्री है, मतलब बॉन्ड एंगल तो गलत है साहब। लेकिन होता बॉन्ड एंगल 93 डिग्री है, वो गलत है नहीं। तो फिर क्या हाइब्रिडाइजेशन गलत है? हाँ साहब, हाइब्रिडाइजेशन गलत है। डायगोस रूल यही बताता है। लेकिन डायगोस रूल बताने के पहले एक बात जरा सुन लेना, आपके सिलेबस में डायगोस रूल है नहीं, तो आप इसको sp3 ही मानोगे, ये कलाकारी है। बात समझना, आपसे पूछा जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या, आप सबका sp3 मानोगे, जबकि इनका हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है। इनमें हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होता है। अभी प्रूव करके दिखाएंगे आपको। अभी तो एक बात प्रूव करके दिखाई है हमने आपको कि बॉन्ड एंगल 109 से ज़्यादा 8 डिग्री कम हो सकता है, तो 101 डिग्री तक है तब तो चलेगा। 101 से नीचे गया मतलब गलत है। 101 से नीचे सबका है, यहाँ से लेके यहाँ तक सबका 101 से नीचे है, मतलब सभी के बॉन्ड एंगल गलत हैं। लेकिन बॉन्ड एंगल सबके सही हैं, गलत नहीं है। गलत क्या है? सभी का हाइब्रिडाइजेशन। इनमें से किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होता है। तो क्या sp2 होता है? नहीं साहब, इनका हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होता है। ये हाइब्रिडाइजेशन करते ही नहीं है। अब तुम पूछोगे क्यों, उसका रीज़न भी दे रहे हैं। फिर बोल रहे हैं डायगोस रूल आपके सिलेबस में नहीं है, बता रहे हैं बॉन्ड एंगल की वजह से, 1-2 क्वेश्चन बनते हैं उसकी वजह से। तो आप इन सभी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही बताओगे अगर पूछा जाएगा एग्जाम में। लेकिन एक्चुअल में, ओरिजिनल में इनका हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है, ठीक है। पहली बात, पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी गलत, तो हमने आपसे पहले बताया है ना सब में। सर सिर्फ sp3 में, बेटा sp3 में हम अभी सिर्फ और सिर्फ sp3 की बात कर रहे हैं कि sp3 में 7 से 8 डिग्री, ठीक है। नूर बेटा समझ में आ गया? ओके। अपूर्वा बेटा, हमने आपसे पहले ही बोला था, पहले हम पढ़ाएंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसको गलत करेंगे, फिर पढ़ाएंगे हाइब्रिडाइजेशन, उसको गलत करेंगे, फिर पढ़ाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसको गलत करेंगे। बात समझो। तो गलत करने का मतलब ये नहीं कि पढ़ना नहीं है, अरे पढ़ना है। महान महान साइंटिस्ट बना के चले गए कि साहब ये लो, गलत चीज़ें पढ़ते रहो, फिर उसको सही करो। लेकिन गलत भी पढ़ना है, एग्ज़ाम में गलत भी आ सकता है, तो पढ़ना है साहब, ठीक है। हाँ, तो हमने पहली चीज़ आपको ये प्रूव करके दिखाई कि बॉन्ड एंगल ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 डिग्री कम हो सकता था, जो कि इनका नहीं था। 7 से 8 डिग्री से भी कम था। 109 में से 8 घटा दो तो होना चाहिए था 101, लेकिन 101 के आसपास तो किसी का नहीं था, सबका बहुत कम था। मतलब इनमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है। ऐसा किसने बताया? ऐसा बताया बॉन्ड एंगल ने। भैया बॉन्ड एंगल देख के पता चल गया, इसकी ये फितरत देख के पता चल गया कि ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है। ये हमने क्या देखा कि यार इसके बॉन्ड एंगल ये लिखे हैं, और sp3 में बॉन्ड एंगल कितना भी लोन पेयर आए 8 डिग्री से कम नहीं हो सकता है, और बॉन्ड एंगल यही है। इसका मतलब बॉन्ड एंगल ने ये बताया कि साहब इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है। एक्चुअल में इनमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं है। बॉन्ड एंगल फिर आया कैसे है, ये बॉन्ड बना कहाँ है, वो भी दिखाएंगे अभी, वो टेंशन मत लो। देखो जरा क्यों नहीं हुआ है हाइब्रिडाइजेशन। पहले तो बता दिया बॉन्ड एंगल ने कि साहब sp3 नहीं है किसी भी हालत में, ठीक है।
अब हम ये बताने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं हुआ है वो रीजन अगला देने जा रहे हैं, ध्यान देना। फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, ठीक है। हाइड्रोजन 1s1। अब जरा ध्यान दो, हाइब्रिडाइजेशन किसके किसके बीच में होगा? यहाँ के बीच में, क्योंकि आखिरी वाले के बीच में होता है, और यहाँ के बीच में, ठीक। तो S क्या है? S है 1s। P क्या है? P है 3। अबे एनर्जी गैप इतना ज़्यादा है। हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन में एक बात बताई थी कि इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल जब होती है तो या तो एनर्जी लेवल एग्जैक्ट बराबर हो या अप्रॉक्स बराबर हो, तभी हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या ये बात मेरी आपको याद है? अभी कुछ नोट नहीं करना है जब तक हम नहीं बोलेंगे बेटा, प्लीज, ठीक है। क्या ये वाली बात मेरी याद है कि ओके बेटा, ठीक। अब सुनना, तो आप फिर एक बात बोलोगे, आप बोलोगे सर आपने तो कहा था कि एस पी से हाइब्रिडाइज कर सकता है, एस डी से डायरेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि एनर्जी गैप ज़्यादा आ गया। तो जरा यहाँ पे भी तो देखो, यहाँ पे भी तो देखो, ध्यान देना। हाँ है तो एस पी, लेकिन इसका एनर्जी लेवल 1 है, पहली सेल है, और इसका एनर्जी लेवल 1p होता, जो कि होता नहीं है, 2p होता तो चल जाता, 3 हो गया नहीं चलेगा, गैप ज़्यादा आ गया। हाइब्रिडाइजेशन ये जो सेल है ना, 1-2 के बीच में हो जाएगा, 2-3 के बीच में हो जाएगा, 3-4 के बीच में हो जाएगा, 4-4 के बीच में हो जाएगा, 3-6 के बीच में गैप आ गया एक का। अब हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। अब बोलोगे यहाँ पे 4p आएगा और ज़्यादा गैप बढ़ गया। ये एस वाले में पता है 4p आएगा और गैप बढ़ गया, एसबी वाले में 5p आएगा और गैप बढ़ गया, बीआई वाले में 6p आएगा और गैप बढ़ गया। गैप बढ़ता चला गया तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ नहीं होगा। मेरी बात समझना, ठीक है। डायगोस रूल पल्ले, दिमाग में पल्ले आसानी से पड़ता नहीं, लेकिन पड़ेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। सबसे पहली बात हमने क्या देखा? हमने बॉन्ड एंगल की वैल्यू देखी जो कि sp3 से मैच नहीं खा रही थी, तो हमें पता चला कि हाइब्रिडाइजेशन साहब sp3 नहीं है, ठीक है। बॉन्ड एंगल ने बताया कि मेरा हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है। तो फिर क्या है हाइब्रिडाइजेशन? तो फिर चेक किया कि H तो 1s1 होता है और ये 3 है, 1 और 3 में एनर्जी गैप ज़्यादा है, 1 के बाद 2 होता, काम चल जाता, 1-3, बीच में 2 भी तो होता है ना, तो 1-2-3, तो 1 से 3 एनर्जी गैप ज़्यादा है, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइज्ड नहीं हो पाएगा। यहाँ तो 1 और 4 में होना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ 1 और 5p में बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे 1 और 6p में बिल्कुल नहीं होगा। तो इस वजह से यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। यही होता है डैगोस रूल। आगे की बात सुनना अभी, आगे की बात सुनना अभी। अप्लाई कहाँ कहाँ पे होता है वो भी बताएंगे अभी आपको। अब एक बात समस्या ये कि जब हाइब्रिडाइजेशन है नहीं, जब हाइब्रिडाइजेशन है नहीं तो बॉन्ड एंगल कैसे बन रहा है? जब हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं है तो साहब बॉन्ड एंगल कैसे बन रहा है? ये बॉन्ड एंगल बन कैसे रहा है बिना? क्योंकि जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो शेप नहीं होगी, शेप नहीं होगी, ज्योमेट्री नहीं होगी, ज्योमेट्री नहीं होगी तो बॉन्ड एंगल कहाँ से बन जाएगा? तो ये बात क्लियर नहीं होती यार कि ये बॉन्ड एंगल बन कैसे रहा है अगर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बनता है वो प्योर p ऑर्बिटल के बीच में बनता है। जरा ध्यान से देखना, एक मिनट लो जरा।
तो ब्लैक ब्लैक नहीं क्लियर होगा, 3 पेन लाओ। हाँ भैया, याद करना पुरानी बातें थोड़ी सी। इसको क्या मानोगे, पी वाई, पी एक्स या पी जेड? इसको क्या मानोगे, बताओ बताओ बताओ। इसको क्या मानोगे? याद है, पी वाई। वेरी गुड, ठीक है, पी वाई, वेरी गुड। अब याद करना, याद करना, याद करना, ये हरे वाले को क्या मानोगे? हरे, हाँ हाँ, हरे वाले को, हरे, हाँ वेरी गुड, पी जेड। याद है यार, तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। इसको क्या मानोगे? पी जेड, ठीक है। और ये इसको क्या मानोगे? पी एक्स। क्या मानोगे? पी एक्स। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक। देखो देखो देखो, बताना जरा, बताना हमें, ये वाला बॉन्ड एंगल कितना डिग्री? बताओ बताओ, वेरी गुड, बोलो बोलो, ये वाला बॉन्ड एंगल लिख के बताओ फटाक से। 90 डिग्री। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। ये वाला बॉन्ड एंगल, अब देखो, ये वाला बॉन्ड एंगल भी कितना, ये वाला बॉन्ड एंगल भी 90 डिग्री। क्लियर? अच्छा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला बॉन्ड एंगल भी कितना? 90 डिग्री। मानते हो ना साहब? बस अब रुक जाना, अब आगे की कहानी समझना। डायगोस रूल इतना डेप्थ में एक्सप्लेन कहीं मिलेगा नहीं, ये मेरा वादा है। अब जरा ध्यान देना, ये वैल्यू 90 के अप्रॉक्स है या नहीं है? ये वैल्यू 90 के अप्रॉक्स है या नहीं है? ये वैल्यू 90 के अप्रॉक्स है या नहीं है? ये वैल्यू 90 ही है एग्जैक्ट। देखो, अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ पे तो हाइब्रिडाइजेशन 1 और 3 के बीच में थोड़ा बहुत होता है और नहीं होता है। यहाँ और कम होता है, लगभग नहीं होता है। यहाँ और कम होता है, यहाँ बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि सबसे एनर्जी गैप सबसे ज्यादा यहाँ पे। तो ये जो बॉन्ड आपने क्या देखा यार, तुम्हें साफ साफ आंखों से देखो ना, तुम्हें दिखाई दे रहा है कि यार अमोनिया का बॉन्ड एंगल 107 है, ठीक है, क्योंकि sp3 में 109 होता है। लोन पेयर के आने पे ज्यादा से ज्यादा कम हो सकता है, 8 डिग्री। अमोनिया बात मान रहा था, लेकिन यहां से लेके यहां तक के लोग, यहां से लेके, जैसे आप अमोनिया से फॉस्फीन में आए, कहानी ड्रास्टिक चेंज हो गई, एकदम से 93 हो गया। चेंज होना चाहिए था 7 से 8 डिग्री, उससे भी ज्यादा बॉन्ड एंगल गिर गया। लेकिन फिर आपने आगे देखा कि यार आगे तो कोई इतना ज्यादा चेंज नहीं है, आगे तो लगभग लगभग 1-2 डिग्री का वेरिएशन है। यहां से यहां 1 डिग्री, यहां से यहां 1 डिग्री, यहां से यहां 1 डिग्री का वेरिएशन है। तो यहां पे बातें सेम थी, क्योंकि सारे के सारे डायगोस रूल फॉलो कर रहे थे, और ये sp3 था, ये sp3 को फॉलो कर रहा था। ये सारे के सारे बॉन्ड एंगल बना रहे थे प्योर p ऑर्बिटल में, हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ था। यहां बॉन्ड एंगल बन रहा था px में, py में, pz में, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल की वैल्यू 90 डिग्री के अप्रॉक्स आ रही थी। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई? सही से बताइएगा, क्या मेरी इतनी बात समझ में आई? फटाफट बोलो, झूठ मत बोलना, ठीक है? पक्का इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। नोट वोट मत करना, अभी नोट वोट मत करना, पहले समझो है क्या। इसको समझाने में दिमाग खराब हो जाता है। ये समझ में आ गया है, छोटी सी चीज़ लेकिन अजीब है, इस वजह से समझ में थोड़ी देर में आती है, लेकिन समझ में आएगी कैसे नहीं, मेरी भी जिद है। चाहे हमें इस 15 मिनट की चीज़ को हमें 3 घंटे पढ़ाना पड़े, लेकिन समझ में तो आएगी साहब। वाटर का बॉन्ड एंगल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग, तुम्हारे अकॉर्डिंग, सबके अकॉर्डिंग, सभी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ठीक? sp3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 2 8, 2 से कट मारा 4, 4 का आंसर sp3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 6 2 8, तो 8 को 2 से डिवाइड किया 4, 4 का आंसर sp3। सब के सब हमारे हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3, राइट? अब जरा तुमसे हम एक बात पूछेंगे, तुम हमें एक बात बताना जरा। इसका बॉन्ड एंगल होता है वाटर का 105। हम एंगल नहीं पूछेंगे, हमें पता है तुम्हें एंगल याद होगा, तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो। इसका 105, इसका बॉन्ड एंगल अप्रॉक्सीमेट 94, 93, 92।
अलग अलग किताबों में अलग अलग वैल्यू। 94 भी सही है, 93 भी सही है, 92 भी सही है। ठीक है, क्यों, उसका रीजन अभी आपको दिखाएंगे। फिर ये आपका 93, ये आपका सॉरी ये आपका 92 और ये आपका 90। ठीक सभी के सब sp3 हैं। हमें इतना बताओ, वाटर का बॉन्ड एंगल sp3 के हिसाब से सही लग रहा या गलत लग रहा? बोलो बोलो, सही लग रहा या गलत लग रहा? वाटर का बॉन्ड एंगल बोलो फटाफट, हमें आंसर चाहिए। सही लग रहा है ना? हाँ ठीक। अच्छा अब बताओ अगला क्वेश्चन, H2S का बॉन्ड एंगल, H2S का बॉन्ड एंगल sp3 के हिसाब से सही लग रहा या गलत लग रहा? गलत लग रहा। मानते हो ना? मानते हो ना? गलत लग रहा है ना? या तो बॉन्ड एंगल गलत है या तो हाइब्रिडाइजेशन गलत है, लेकिन ये मेरा वादा है कि बॉन्ड एंगल बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या गलत है? हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब किताबें गलत पढ़ा रही हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा तो भी तुम्हें गलत लिख के आना है, उसी गलत के तुम्हें सही नंबर मिलेंगे। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि H2S का हाइब्रिडाइजेशन sp3 बता के आओगे, गलत बता के आओगे, तभी सही नंबर मिलेगा। बात समझ में आ रही है ना? गलत बताओगे तब सही नंबर। अजीब खेल है यार दुनिया का। साहब बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो तुमने बताया साहब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, बोलेगा -1। सही बताया तो -1। बोले साहब sp3, गलत बताया तो +4। अब बताओ यार, गलत बताने पे -1 मतलब गलत बताने पे +4 और सही बताने पे -1। लेकिन जो ऑथेंटिक बात है बताएंगे आपको, बात ऑथेंटिक। भले आपको एग्जाम में गलत वाली टिक करके आनी हो, वो भी बताएंगे कि एग्जाम में तुम्हें गलत ही टिक करके आना है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनका हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3 ही बताना है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी इस वाले पॉइंट को गलत को सही मानती है, तो जो सरकार मानती है वो मानना पड़ेगा। एनसीईआरटी किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो जो एनसीईआरटी में लिखा है वो लिख के आना है, वो नहीं लिख के आओगे गलत कर दिया जाएगा। तो बात समझ में आ रही ना भैया? ठीक। अब हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है इन तीनों का बॉन्ड एंगल गलत है sp3 के हिसाब से। इसका मतलब इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है, ये बता दिया बॉन्ड एंगल ने। तो क्या है? sp2 है क्या? तो क्या dsp2 है? तो क्या sp3d2 है? तो क्या sp3d3 है? हमें नहीं पता क्या है, लेकिन हमें एक बात ये पता चली कि सल्फर एटॉमिक नंबर 16 होता है। 16 होता है तो पता है क्या होगा? 3p4 लास्ट में आएगा। सल्फर में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, लास्ट में 3p4 आएगा सल्फर में। क्लियर? और यहां पे हाइड्रोजन में लास्ट में आएगा 1s1। फिर से देखो वही बात, एनर्जी गैप ज्यादा है, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा नहीं होगा, यहाँ पे और कम होगा, यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे भी जो बॉन्ड एंगल बनता है वो बॉन्ड एंगल बनता है प्योर p ऑर्बिटल के बीच में, जिसकी वजह से इनकी वैल्यू 90 के अप्रॉक्स होती है। क्या ये वाली बात, अगली बात समझ में आई? तो हम लिखवाना शुरू करें और बताना शुरू करें कहां कहां पे अप्लाई होता है। समझ में आई भैया? क्लियर है? पक्का 100% क्लियर है? प्योर p पे कैसे सर? बेटा ये देखो ना, लास्ट वाले p में ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक, एक ये px, एक ये py और एक ये pz। यही तो करेगा, लास्ट में यही तो है। तो प्योर p ऑर्बिटल जो होगा ना वो इस तरह का होता है हमेशा। हमें नहीं पता एंगल कहाँ बना रहा था, हमने एंगल देख के बताया कि हाइब्रिडाइजेशन तो ये नहीं कर रहा है क्योंकि एनर्जी गैप ज़्यादा है। और तो बॉन्ड ये कैसे बना रहा है? तो बॉन्ड की वैल्यू देखी कि 90 के अप्रॉक्स आ रही है, तो फिर ये देखा कि यार इसका मतलब ये px py px pz के बीच में बॉन्ड एंगल बना रहा होगा, तभी 90 डिग्री आएगा। ठीक है खुशी बेटा? क्लियर? खुशी बेटा क्लियर बात मेरी? खुशी नहीं पूछत ना? हाँ सम्राट दुबे भाई देखो एक बार, एक्चुअल में क्या था कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इन सभी का भी sp3, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात मान रहा था। इन सभी का बॉन्ड एंगल इनके हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं मान रहा था।
क्योंकि sp3 अगर है तो बॉन्ड एंगल 109 में से ज़्यादा घटेगा तो 8 डिग्री घटेगा। तो 109 में से 8 घटाया तो कम से कम 101 डिग्री तक होना ही चाहिए, और इन सबका बॉन्ड एंगल 101 से कम है, इसका मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ ये है कि एंगल बना है प्योर p ऑर्बिटल के बीच में, px में, py में, pz में। ठीक है दुबे, क्लियर मेरी बात बेटा? बात क्लियर? बोलो फटाफट। ओके बेटा, ठीक। अब सुनना, हम तुम्हें डायगोस रूल लिखाएंगे, सारे पॉइंट लिखाएंगे, एग्जाम में लिख के मत चले आना, तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। बात समझो मेरी, एग्जाम में एनसीईआरटी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 मानती है, sp3 मान के आओगे। हाँ, अगर तुम्हें किसी को डिस्टर्ब करना है, सही बात उससे पूछनी है, तो उससे पूछो कि बताओ यार H2S का हाइब्रिडाइजेशन क्या। उसने sp3 बताया तो मिला के कंटाम मार देना, तुम्हें छूट है कंटाम मारने की। sp3 नहीं होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है। प्रूव करके दिखा देना, क्यों प्रूव भी कर देना। अब वो बोलेगा एनसीईआरटी में तो लिखा है, तो बोलेगा हमने एनसीईआरटी से क्या मतलब, हम तो पीएचडी करने जा रहे हैं, तो हम पीएचडी की बात करेंगे तुमसे, तुम उससे ऐसे बोल देना। क्योंकि एमएससी में, पीएचडी में, अब तुम बोलोगे आपने कैसे पढ़ा? साहब हमने एमएससी करी है डीयू से। डीयू का मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी से। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज है केएमसी, क्रोलीमल कॉलेज, जहाँ से अमिताभ बच्चन पढ़ा है। वहाँ का कट ऑफ जाता है 99%, 98%, 99%। अगर आपके बीएससी में है तो आपको एमएससी में एडमिशन मिलेगा, बहुत हाई कट ऑफ जाता है वहाँ का। तो वहाँ से हमने एमएससी करी है। तो डायगोस रूल हमने एक्चुअल में तब पढ़ा था, तो हमने कहा यहाँ बताना चाहिए। हाँ, जेई एडवांस में डायगोस से क्वेश्चन बनता है, नो डाउट। जेई मेंस में नहीं बनता है, नीट में नहीं बन सकता, इतनी औकात उनकी नहीं कि यहाँ तक पहुँच के क्वेश्चन बना पाए। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। नीट में पढ़ाते इसलिए हैं क्योंकि बॉन्ड एंगल से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपको कनेक्ट करके दिखा देते हैं और पढ़ा देते हैं। ठीक है, ओके भैया, चलिए आगे की बात करते हैं। अरे कोई बड़ी बात नहीं है यार, वाह वाली क्या बात है, तो कोई भी बकलोल कर लेता है एमएससी यार। ठीक है, टेंशन मत लो यार, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, हमें इतना हाई पे मत पहुँचाओ। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे लोग कर लेते हैं। हाँ भैया, हटाएं इसको, आप मेहनत करोगे, आप कर लोगे, डॉक्टर भी बन जाओगे। डॉक्टर बनना बहुत आसान होता है यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। हाँ, जो लोग ड्यू जानते होंगे उनको पता होगा कि जितनी मेहनत एमबीबीएस के लिए आपको करनी पड़ती है, ड्यू केएमसी से एमएससी करने के लिए उससे 10 गुना मेहनत करनी पड़ती है। ये बात फैक्ट है। लेकिन अगर आपका मन किसी चीज़ में लग गया ना, तो फिर आपके लिए कोई चीज़ बहुत आसान हो जाती है। बस मन लगने की बात है, आपका मन लग जाए। मन लग गया तो बहुत आसान, मन नहीं लगा, ज़बरदस्ती कर रहे हो तो बहुत टफ। पापा बोलेंगे बेकार है, मम्मी बोलेंगे पढ़ाई करो बेकार है, भैया बोले, कोई बोले, हम बोले, दुनिया में कोई बोले, कोई तुम्हें मोटिवेट कर ही नहीं सकता है। अगर तुम्हें कोई मोटिवेट कर रहा है, समझ लेना तुम्हें टोपा बना रहा है, टोपा पहना रहा है। तुम्हें कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है। तुम्हें मोटिवेट तुम खुद कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना। बस तुम जिस दिन अपने आप को मोटिवेट कर लेंगे, काम वहीं ख़त्म हो गया। अब तुम्हारे अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, नहीं सब हमें पढ़ना है। मन लग जाएगा, काम हो जाएगा। मन नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा। मन लगना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मन लगना चाहिए, सब कुछ निकलता चला जाएगा यार। मेरे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है ना कि बच्चा 53% 10th में 12th में आज एम्स से पीजी करके हार्ट सर्जन बना बैठा है। अचिंत अवस्थी लड़के का नाम है, हमसे 12 साल पहले पढ़ा था। हार्ट सर्जन है इस समय, और उसका रोज़ का काउंटर लगभग 8 लाख का है। रोज़ का काउंटर मतलब एक दिन के ऑपरेशन 8 लाख के करता है। एक दिन की कमाई उसकी 8 लाख रुपए की है। एक दिन की कमाई 8 लाख रुपए। तो समझ लो महीने भर की कमाई कितनी, बात समझो। तो 52% थे उसके 10th में, फतेहपुर का लड़का है। 12th में अप्रॉक्सीमेट 62 63 के आसपास थे। लेकिन उसके बाद उसका पढ़ने में मन लग गया। अब लग गया तो फिर लग गया, तो मन लगना चाहिए बस। हाँ भैया, चलो बात करते हैं हम लोग डायगोस रूल की। कहाँ कहाँ अप्लाई होता है डायगोस रूल, क्या होता है ये तो हमने सिखा दिया। अप्लाई कहाँ कहाँ पे होता है, ये हाइड्राइड पे अप्लाई होता है। कहाँ कहाँ की हाइड्राइड पे अप्लाई होता है, 4th है, 5th है, 6th है की हाइड्राइड पे अप्लाई होता है। क्या सारे एलिमेंट की हाइड्राइड पे अप्लाई होता है? नहीं, पहले वाले को छोड़ के। जैसे कि 5th, जैसे कि 6th। 5th में टॉप पे नाइट्रोजन,
देन फास्फोरस, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी, देन बिस्मथ। यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम उसको लेते नहीं हैं क्योंकि रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। फोर्थ के एलिमेंट को लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो जे एडवांस तक के सिलेबस में भी नहीं है, तो हम खाली फिफ्थ और सिक्स की बात करेंगे। कहाँ पे डैगोस रूल अप्लाई होता है? डैगोस रूल अप्लाई होता है हर फिफ्थ और सिक्स मेंबर। फिर सुनना, फोर्थ में भी अप्लाई होता है लेकिन फोर्थ आईआईटी एडवांस तक के सिलेबस में भी नहीं है, वो जब पीएचडी करना तब काम आएगा, ठीक है, अभी उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम आपको बता रहे हैं फिफ्थ और सिक्स के सारी हाइड्राइड पे काम करता है। हाइड्राइड का मतलब PH3, ASH3, SbH3, BiH3, TeH2, SeH2, H2S, H2Se, H2Te, इन सभी की हाइड्राइड पे काम करता है। इन सभी का हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है, लाख किताब में लिखा हो लेकिन एक्चुअल में नहीं होता है, एक्चुअल में नहीं होता है क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि साहब हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है, बॉन्ड एंगल प्योर p ऑर्बिटल के बीच में बना है, साफ साफ दिखाई देता है बॉन्ड एंगल की वैल्यू से, ठीक है। तो कहां कहां पे अप्लाई होता है डैगोस रूल? फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, लेकिन हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सिर्फ फिफ्थ है और सिक्स है, ठीक है। क्या पहले एलिमेंट की हाइड्राइड पे? नहीं साहब, पहले एलिमेंट छोड़ के बाकी सब की हाइड्राइड पे डैगोस रूल अप्लाई होता है, ठीक है। तो अब लिखना स्टार्ट करिएगा डैगोस रूल का पॉइंट नंबर 1। चाय हो गई ठंडी। हाँ भैया, पॉइंट नंबर 1 लिखिए। यार बस यहाँ पे फिर मामला गड़बड़ जाता है। स्पेलिंग पूछ लेते तो हम नाराज हो जाते हैं, स्पेलिंग मत पूछा करो। DRAGOS डैगोस रूल अब बता दी हमने। डैगोस रूल पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 में हम लोग को क्या लिखना है? पॉइंट नंबर 1 में हम लोग को DRAGOS ये होता है, DRAGOS। स्पेलिंग बेटा देख के बताइए, स्पेलिंग से हमें आते नहीं है। हाँ, इंग्लिश मेरी बहुत ख़राब है, हमने देख के बताई, सही बता रहे हैं, देख के बताइए, स्पेलिंग हमें नहीं आती है। अरे हमें ये समझ लो कि अपने नाम की स्पेलिंग याद करने में हमें 8-10 साल लग गए। हम सही बता रहे हैं, आप मजाक समझोगे। हाँ बेटा, मेरा घर का नाम है। ये तुम्हें कहाँ से पता चला? ये तो मामला बड़ा गड़बड़ है। ये तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? अच्छा हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। हाँ, सर को पता है। हाँ सर को पता है। एक्चुअल में जब सर पढ़ाया करते थे तो हम बहुत छोटे थे, क्लास 10th में पढ़ते थे तब। तो सर घर आते थे, भैया के बैचमेट थे, मेरे बड़े भैया के बैचमेट थे, तो इस वजह से वो घर के ही नाम से जानते हैं। अच्छा, आज बताया होगा उन्होंने, ठीक। हाँ भैया ठीक, चलो लिखिएगा डैगोस रूल में पॉइंट नंबर। अब यहाँ बता दिया, और कहना बताना घर का नाम मेरा, वरना सब घर के नाम से बुलाएंगे यार। हाँ ठीक है, बोलेंगे और कौशल भाई क्या हाल है? हम कहें कौशल कौन यार, ये नाम कहाँ से पता चल गया यार। हाँ, लिखिएगा पॉइंट नंबर 1, डैगोस रूल एप्लीकेबल, डैगोस रूल एप्लीकेबल, डैगोस रूल एप्लीकेबल इन हाइड्राइड ऑफ, डैगोस रूल एप्लीकेबल इन द हाइड्राइड ऑफ फोर्थ ए लिखवाएंगे, लेकिन फोर्थ ए पढ़ना नहीं है आपको। फोर्थ ए कॉमा फिफ्थ ए एंड सिक्स ए, फोर्थ ए कॉमा फिफ्थ ए, हाइड्राइड ऑफ फोर्थ ए कॉमा फिफ्थ ए एंड सिक्स ए, एक्सेप्ट फर्स्ट टॉप एलिमेंट, मतलब पहले एलिमेंट को छोड़ के,
एक्सेप्ट फर्स्ट टॉप एलिमेंट, पहले एलिमेंट को छोड़ के। हाँ बेटा, हाँ, हाइड्राइड में, सिर्फ और सिर्फ हाइड्राइड में, और भी बहुत जगह होता है, तुम्हारे लिए इतना ही बहुत है, ये तुम्हारे लिए समंदर है। और भी इसके अंदर और बहुत सारी बातें, और भी जगह अप्लाई होता है, लेकिन उसका तुम्हें काम नहीं है बेटा। अप्लाई और भी जगह होता है, लेकिन उसका काम नहीं, तुम्हारे लिए यही बहुत ज़्यादा है। क्लियर है मेरी बात? बात मेरी क्लियर है ना? अगर हम डायगोनल रूल हम अपने हिसाब से पढ़ाना शुरू करेंगे तो हम 8 घंटे तक पढ़ाएंगे डायगोनल रूल, लेकिन वो तुम्हारे काम का नहीं है। तुम्हारे काम का जितना है उतना कंटेंट हम दे रहे हैं, ठीक है? ये भी ओवर ही है। हाँ साहब, चलो तो इतना लिख लिया। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे डायगोनल रूल में। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग कंपेयर कराएंगे NH3 H2O लिख लेते हैं, H2O H2S H2SE H2TE। यार क्यों नहीं रहा? ठीक, क्या हो गया भाई? ठीक है, बॉन्ड एंगल 105, बॉन्ड एंगल लगभग 93, 94, 91, अलग अलग किताब में अलग अलग, 90 से 94 के बीच में लिखा होगा। 90 लिखा हो तो भी सही है, 91 तो भी सही है, 92 तो भी सही है, 94 तो भी सही है, ठीक है? 92 और ये मान लो 90 या 94 लिख लो तो 92 या 90, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हिम्मत बोलना इसके पहले आपने 94 लिखा था, हमने बोला ना कोई दिक्कत नहीं, 94, 93 कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान देना, हाँ इसको बनाओ, फिर अगले पॉइंट में ये पूरा बनाओ, फिर हम पॉइंट लिखवाएंगे इसकी हेल्प से पॉइंट लिखवाएंगे। चलिए ये बनाइए फटाक से। फर्स्ट टॉप एलिमेंट का मतलब हो गया बेटा, जैसे कि 4th ए में सबसे टॉप पे कार्बन होता है, 5th ए में सबसे टॉप पे नाइट्रोजन होता है, 6th ए में सबसे टॉप पे ऑक्सीजन होता है, ठीक है? ओके, ठीक, बस बेटा टेस्ट अब हम आपका ले लेंगे। आज क्या है? फ्राइडे। नेक्स्ट वीक में आपका टेस्ट अब ले लेंगे। अब टेस्ट लेने लायक हमने कंटेंट आपको पढ़ा दिया है, काफ़ी कंटेंट पढ़ा दिया आपको, तो अब हम टेस्ट आपका केमिकल बॉन्डिंग का पहला टेस्ट नेक्स्ट वीक में, अब आज हम अनाउंस करने वाले थे, नेक्स्ट वीक में लेंगे, ठीक है? ओके, हाँ चलिए ये नोट कर लिया साहब, ये नोट कर लिया, ठीक है? हाँ हम बता देंगे बेटा, टेंशन मत लो, हम बता देंगे किस दिन लेंगे, ठीक है? हाँ तो अब इसके नीचे लिखिएगा H2S, इसके नीचे लिखिएगा H2S H2SE H2S H2SE H2S H2SE और H2TE के बॉन्ड एंगल देखकर ये पता चला
कि बॉन्ड एंगल देखकर यह पता चला कि यहां तो हाइब्रिडाइजेशन, sp3 नहीं है, यहां पे तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है। और आगे देखा, आगे लिखो, और आगे देखा तो ये पता चला, कि हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं हुआ है। और आगे देखा तो ये पता चला कि हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं हुआ है, क्योंकि एनर्जी गैप सेंट्रल एटम लिखना, मेटल नहीं, क्योंकि एनर्जी गैप सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन के बीच में काफी ज्यादा था, क्योंकि एनर्जी गैप सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन के बीच में काफी ज्यादा था। लिख लिया साहब? आओ क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन, अब भैया अब हम आपसे पूछ रहे हैं, हमें आप आंसर सही बताना। अभी हम आपका नीट का एग्जाम नहीं ले रहे हैं, हमें आंसर सही वाला बताना, ठीक है? हमने आपसे पूछा था, आप ये बताओ कि AsH3 क्वेश्चन पूछा गया नीट में नहीं, IIT मेंस में नहीं। मान लो किसी का मन हुआ हमें साहब PhD करनी है, MSc करनी है, ठीक है, वहां क्वेश्चन पूछा गया कि यार ये बताओ कि AsH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो क्या बोलोगे? नहीं होगा। AsH3 का हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है, एनर्जी गैप ज्यादा होने की वजह से। इसी को बोलते हैं डैगोस रूल। इसी को क्या बोलते हैं अपन लोग? डैगोस रूल। कहां पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है? पता है नीट में क्या क्वेश्चन पूछेगा वो भी सुनना। नीट में डैगोस रूल नहीं है, लेकिन है। कैसे? सुनना। एक क्वेश्चन पूछा नीट में, सुनना। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि बॉन्ड एंगल ऑफ द H2TE is 90 डिग्री। बॉन्ड एंगल ऑफ द H2TE is the 90 डिग्री। Why? ऑप्शन 1 पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन 1 बिकॉज इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन बिकॉज बॉन्ड एंगल फॉर्म बिटवीन प्योर p ऑर्बिटल। तो आंसर क्या मानोगे? नीट ने भी आंसर दूसरा वाला माना था, लेकिन देखो कितने महान है। अगर अगला क्वेश्चन पूछा हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ H2TE। अब क्या माना उन्होंने? sp3। उन्होंने अब sp3 माना। एक जगह बात कुछ और बोल रहे हैं, एक जगह बात कुछ और बोल रहे हैं। तो साहब ये बात ध्यान रखना, ठीक है, कि इनका हाइब्रिडाइजेशन नीट अगर पूछेगा तो sp3 मानोगे, लेकिन गलत है। sp3 होता ही नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर नीट पूछेगा तो हमें गलत बात बतानी है, तभी वो सही माना जाएगा। सही बात बता दी तो लोग नाराज हो जाएंगे और आंसर में -1 मिल जाएगा। तो बात समझना, हमें गलत बात बतानी है, गलत बात के नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये बात तुम याद रखना कि इनमें हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है, 5th की हाइड्राइड में होता ही नहीं है, 4th की हाइड्राइड में होता ही नहीं है। लेकिन हमें वही बताना है जो एनसीईआरटी में लिखा है, प्रॉपर तरीके से जो निकालते हो बताना। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बॉन्ड एंगल 90 क्यों होता है, बॉन्ड एंगल 92 क्यों होता है, बॉन्ड एंगल 93 क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो तुम्हें यही बताना है, क्योंकि एक क्वेश्चन और पूछेगा, पता है क्या? वो भी देखते हैं। क्योंकि यहां पे बॉन्ड एंगल बनता है प्योर p ऑर्बिटल के बीच में। नीट भी इसी बात को सही मानेगी। क्या मेरी इतनी बात क्लियर है? सम्राट भाई, एक्चुअल में ऐसा इसलिए है क्योंकि भांग खा के एनसीईआरटी बनाई थी। सम्राट भाई,
ऐसा इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी भांग खा के बनाई थी। हाँ, अब भाई एनसीईआरटी में जो लिख गया वो मानना पड़ेगा यार, गलत हो चाहे सही हो, तो लिख दिया ना भैया, जो लिखा वो मानना पड़ेगा, ठीक है। एक सर ये सारे क्वेश्चन लिखवा दीजिए, सब लिखवाएंगे, टेंशन मत लो, अभी लिखवाएंगे, ठीक है। हाँ भैया चलिए, एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं, जरा ध्यान देना। बहुत अच्छा क्वेश्चन। एन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, बॉन्ड बनाने के 3, बचे कितने 2। पी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, बॉन्ड बनाने के 3, बचे कितने 2। ये रहा लोन पेयर। अब क्वेश्चन सुनना, कि ये बताओ कि इसका लोन पेयर और इसका लोन पेयर नाइट्रोजन और फास्फोरस में, ये जो लोन पेयर बैठे हैं, किस लोन पेयर के ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन वाले की या फास्फोरस वाले की, सोच के आंसर बोलना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन वाले की ज्यादा या फास्फोरस वाले की। बोलो बोलो बोलो, आंसर बोलो, आंसर बोलो, आंसर बोलो, आंसर बोलो, आंसर बोलो, आंसर बोलो, बोलो 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 बोलो। नाइट्रोजन, पूरी उम्मीद थी। आंसर है फास्फोरस, आंसर है फास्फोरस, नाइट्रोजन नहीं है। हमने क्वेश्चन क्या पूछा, तुमने ध्यान से सुना नहीं। हमने ये नहीं पूछा कि नाइट्रोजन और फास्फोरस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी, तब तुम्हारा आंसर ठीक होता कि नाइट्रोजन और फास्फोरस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा। हमने ये क्वेश्चन कहां पूछा यार, हमने तो ये पूछा कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, फास्फोरस के पास लोन पेयर है, दोनों के दोनों लोन पेयर किसी ऑर्बिटल में बैठे हुए हैं, तो लोन पेयर ऑर्बिटल में जिस बैठा है, किस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन वाले ऑर्बिटल की या फास्फोरस वाले ऑर्बिटल की। तो साहब फास्फोरस वाले ऑर्बिटल की। अब तुम पूछोगे क्यों, तो अब सुनना क्यों, क्यों का रीजन भी ये लिखवाएंगे, परेशान मत होना। बोलो, हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं है, हुआ ही, एक्चुअल बात बता रहा, एक्चुअल बात है, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं है। यहां का लोन पेयर किसके अंदर बैठा हुआ है, sp3 के अंदर। यहां का लोन पेयर किसके अंदर बैठा है, sp3 के अंदर बैठा हुआ है। यहां का लोन पेयर कहां बैठा है, हाइब्रिडाइजेशन तो हुआ नहीं है, तो जहां बैठा था वहीं बैठा है। अब हमें चेक करना पड़ेगा कहां बैठा था। अब वो चेक कैसे होगा, वो चेक यहां से हो जाएगा यार। सल्फ फास्फोरस, भाई लोन पेयर तो फास्फोरस का ही है ना, तो एटॉमिक नंबर 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, हो गया 15। 6 2 8 2 10 2 12 3 15। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, भैया वैलेंस सेल कौन सी है, पहली वाली, दूसरी वाली या तीसरी वाली, तीसरी वाली। वैलेंस सेल कौन सी है, तीसरी वाली। वैलेंस सेल से कहानी स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन। तो हमें जरा देख के ध्यान से बताओ कि पेयर कहां बैठा है, एस में या पी में। देखो देखो देखो, पेयर कहां बैठा है, एस में या पी में। देख के बताओ, देख के बताओ, देख के बताओ, कहां बैठा है, एस में। मानते हो ना साहब। यहां पे लोन पेयर sp3 के अंदर बैठा हुआ था। यहां पे लोन पेयर कहां बैठा है, ये बैठा है एस में। अब भैया हमें एक बात बता दो, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, इसके बगल में, बिल्कुल बगल में s ऑर्बिटल, उसके बाद p, उसके बाद d, उसके बाद f, ऐसा होता है। तो sp3 तो मिक्सचर हो गया s और p का, तो ऑब्वियस सी बात है कि s के बाद में ही आएगा, क्योंकि p भी है उसके साथ में, वो भी p 3 3 है, s p3, तो p तो बहुत ज़्यादा है, तो s के बाद में आएगा। तो न्यूक्लियस के करीब कौन है, s। जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितना करीब होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होती है। सुन लेना, जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के
जितना करीब होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होती है। अब ये सब भी मत देखना, एक सिंपल सी बात बोल रहे हैं, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा। आपको 3 कार्बन एटम बना के दे दिए जाएंगे, बोलेगा बताओ कौन सा कार्बन एटम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तुम्हारा दिमाग कहेगा यार तीनों के तीनों कार्बन ही तो हैं, तो सब बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। नहीं, जिस कार्बन में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि न्यूक्लियस के पास में होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, अभी जरा ध्यान देना, अभी जरा ध्यान देना, यहां पे निकालने जा रहे हैं परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। यहां पे कैसे निकालते हैं सुनना, परसेंटेज ऑफ एस, भैया परसेंटेज ऑफ एस भी निकाल सकते हो, पी भी निकाल सकते हो, लेकिन काम खाली एस का पड़ेगा। तो जिसका निकालना हो उस पूरे में जरा गिनना वो ऑर्बिटल कितना है। तो भैया sp3 में s कितना है, एक ही तो है, तो जिसका परसेंटेज निकाल रहे हो उसमें वो जितना है उसको ऊपर रख देना। sp3 में s कितना, s तो एक ही ना, तो एक ऊपर रखा, नीचे टोटल ऑर्बिटल 3 और 1 4, टोटल 4 है तो नीचे टोटल रख देना और 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो परसेंटेज ऑफ एस आ जाएगा कितना साहब, 25%। यहां पे भी निकालो, यहां पे भी निकालो, यहां पे भी निकालो, यहां पे परसेंटेज ऑफ एस कितना आएगा साहब, 100%। क्यों, परसेंटेज ऑफ एस यहां पे आ जाएगा कैसे, एस है ना, खाली एस तो है, तो भैया 1/1 इंटू 100, तो बराबर, ऊपर यहां दिख नहीं रहा होगा ना, यहां दिख रहा है, ऐसा लोगों नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 100%। भैया परसेंटेज ऑफ एस कैसे निकालते हो, ऑर्बिटल कौन सा है, एस है, निकाल क्या रहे हो, ऐसी निकाल रहे हो, तो जो निकाल रहे हो वो ऊपर रखोगे, टोटल एक ही है, इंटू 100, तो आंसर कितना आया, 100%। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर यहाँ पे 100%, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर यहाँ पे 25%, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा, ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अब क्वेश्चन फिर से एक बार दोबारा सुनना, हमने क्वेश्चन ये पूछा अगर कि बताओ नाइट्रोजन और फास्फोरस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी, नाइट्रोजन की, नो डाउट। अगर क्वेश्चन ये पूछा नाइट्रोजन और फास्फोरस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी, नाइट्रोजन की, लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा नाइट्रोजन में लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में बैठा है, ये फास्फोरस में जो लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में बैठा है, किस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो आंसर आएगा इस वाले की, क्योंकि यहां पे एस कैरेक्टर ज्यादा है और यहां पे एस कैरेक्टर कम है। क्या मेरी इतनी बात 100% क्लियर है, बोलो फटाक से। टोटल एक कैसे, डिनोमिनेटर में टोटल एक कैसे, बेटा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस, फिर सुन लेना, जैसे यहां पे हमें एस निकालना था तो पूरा क्या था, sp3, तो जिसका निकालना है वो एक है, sp3 में एस एक ही तो है, टोटल ऑर्बिटल 3 और 1 4 है, नीचे टोटल रखा इंटू 100। अब यहां पे क्या था, यहां पे s था, यहां पे खाली s, लोन पेयर कहां बैठा है, s में, यहां लोन पेयर कहां बैठा था, sp3 में, तो अगर s में बैठा है तो क्या करेंगे, जिसका निकाल रहे हैं वो कितना, वो तो एक ही है, s एक ही तो है इसके अंदर, तो ऊपर एक रखा, नीचे टोटल ऑर्बिटल साहब s ही तो है, तो टोटल एक ही तो माना जाएगा, तो टोटल ऑर्बिटल 1 इंटू 100, इस वजह से एक लिया है। क्लियर है बेटा, ओके बेटा, ओके बेटा, ओके ओके। हाँ, लिखना स्टार्ट करिएगा, नोट लगा के लिखना स्टार्ट करिएगा, नोट लगा के लिखना स्टार्ट करिएगा। नाइट्रोजन का लोन पेयर, सॉरी, अमोनिया में नाइट्रोजन का लोन पेयर, अमोनिया में नाइट्रोजन का लोन पेयर अमोनिया में नाइट्रोजन का लोन पेयर sp3 में होता है, sp3 में होता है, जबकि pH3 में फास्फोरस का लोन पेयर
जबकि sp3 में फास्फोरस का लोन पेयर s ऑर्बिटल में होता है, s ऑर्बिटल में होता है। s ऑर्बिटल में होता है। फास्फोरस का लोन पेयर, फास्फोरस का लोन पेयर, आगे लिखिए, फास्फोरस का लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन के लोन पेयर, नाइट्रोजन के लोन पेयर वाले ऑर्बिटल से, नाइट्रोजन के लोन पेयर वाले ऑर्बिटल से। ऑर्बिटल पे अंडरलाइन मार देना, ऑर्बिटल पे अंडरलाइन मार देना, क्योंकि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, क्योंकि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, क्योंकि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जितना ज्यादा, क्योंकि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा। pH3 में एस कैरेक्टर 100% आता है, pH3 में एस कैरेक्टर 100% आता है, जबकि NH3 में, जबकि NH3 में एस कैरेक्टर 25% आता है। चलिए साहब बनाइए इसको फटाक से। इसका लोन पेयर ये दिखा देना, प्योर एस ऑर्बिटल में कैसे बैठा हुआ है, ये बैठा है एस में, ठीक है, और यहाँ पे तो sp3 होता है। भैया लिख लेना तो बता देना, फिर आगे बढ़ेंगे। हटाएं साहब, हटा दें। डाइपोल मोमेंट वाले केस, बेटा जो नया बैच स्टार्ट हुआ है ना, उसमें डाइपोल मोमेंट 2 लेक्चर के बाद स्टार्ट करेंगे, तो पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि वीडियो पूरी डलवाने के लिए पूरी क्लास फिर लगानी पड़ती है, ठीक है बेटा। ओके बेटा, ओके ओके। अभी उसके 2 लेक्चर हो चुके हैं जो नए बैच के हैं। तीसरे लेक्चर में तीसरा लेक्चर, चौथा लेक्चर, 5वें में डाइपोल मोमेंट पे आ जाएंगे हम लोग।
लगभग 5 बजे, तो अभी 2-3 लेक्चर बाद उसमें डायपोल मोमेंट स्टार्ट होगा, तो कर लेना, ठीक है। ओके बेटा, चलिए हटाते हैं इसको। याद आ गया पेज बदलने की होती है, ठीक है। हाँ भैया, ये था आपका डैगोस रूल। क्या पल्ले पड़ा, समझ में आया या बाउंस मार गया? ना समझ में आया हो तो एक बार और बता दे। आ गया भैया समझ में, पल्ले पड़ गया, ठीक बात साहब, बहुत बड़ी बात है, पल्ले पड़ गया। चलिए हम लोग बात करेंगे बनाना बॉन्ड की। हेडिंग डालिएगा बनाना बॉन्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नीट। थोड़ा सा बाउंस हुआ, थोड़ा सा बाउंस हुआ तो दोबारा सुनो भैया, फटाफट में 5 मिनट में दोबारा बता रहे हैं, जरा सुन लेना एक बार, ठीक है प्लीज़। बाकी लोग जिनको समझ में आ गया हो कोई दिक्कत नहीं, एक बार मैं दोबारा बताऊंगा ज़रूर। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, हमें कहानी ये बताई गई है कि sp3 का बॉन्ड एंगल 109 होता है, ठीक। एक कहानी और बताई गई है कि 109 में से कितना भी लोन पेयर आए, कितना भी रिपल्सन हो, बॉन्ड एंगल 8 डिग्री से ज़्यादा कम नहीं हो सकता है, ठीक। इतनी बात क्लियर खुशी बेटा, इतनी बात क्लियर। 8 डिग्री से ज़्यादा कम नहीं हो सकता है 109 से, इतनी बात क्लियर, ठीक बात। तो 109 में से जरा 8 डिग्री घटाओ तो बचा कितना, तो बचा 101, तो बचा कितना 101। 101 डिग्री से अगर किसी का बॉन्ड एंगल कम आ रहा है, इसका मतलब वो sp3 नहीं हो सकता है। जब pH3 का या H2S का हम लोगों ने बॉन्ड एंगल देखा तो H2S का बॉन्ड एंगल लगभग 93 या 94 के आसपास हमें दिखाई दिया, ठीक है। H2S का बॉन्ड एंगल 101 से कम नहीं हो सकता था, और बताया जा रहा है कि ये sp3 है। sp3 का बॉन्ड एंगल 101 से कम नहीं हो सकता है, इसका बॉन्ड एंगल 93 है। तो आप खुद बताओ ये बॉन्ड एंगल गलत है या सही है? बोलो फटाक से, खुशी बेटा बोलो, सही है या गलत है? गलत है, मानते हो ना? तो ये पता चला या तो साहब बॉन्ड एंगल गलत है, या तो ये बात गलत है, और या तो sp3 नहीं है, कोई ना कोई बात तो है। तो ये पता चला कि नहीं यार बॉन्ड एंगल तो सही है, इतना ही होता है। तो फिर sp3 ये नहीं है, ये कंफर्म हो गया, क्योंकि sp3 होता तो कम से कम 101 होता, इससे कम नहीं होता। तो ये कंफर्म हो गया कि ये sp3 नहीं है। अब ये पता चल गया कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है, ये चिल्ला के इसका बॉन्ड एंगल बोल रहा था कि साहब हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है। जब sp3 नहीं है तो हमने चेक की कहानी क्या है अंदर की, तो अंदर की कहानी क्या दिखाई दी कि सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है बेटा, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1s1। तो जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हाइड्रोजन और सल्फर के बीच में होगा। तो हाइड्रोजन 1s1 पहली सेल, सल्फर की लास्ट वाली 3p सेल। तो क्या ये एक और ये 2 है? नहीं, एक से डायरेक्ट 3 है। क्या एनर्जी लेवल अगल बगल का है? नहीं, गैप है। हमने बोला था हाइब्रिडाइजेशन तभी हो पाता है जब एनर्जी लेवल अगल बगल का हो। तो आप ये बोलोगे कि आपने तो कहा था S और P में होता है। हाँ भैया ठीक है, SP में होता है, 1S 2P में होता है, 2S 3P में होता है, 3S 4P में होता है, लेकिन 1S 3P गैप आ जाए, बीच का 2 कहाँ गया यार, गैप आ जाए तो भैया रिश्ता हमेशा बराबरी में होता है। या तो 1-1 में होगा या तो 1-2, थोड़ा सा अंतर चलेगा। ज़्यादा अंतर एनर्जी लेवल में हुआ तो भैया या तो रिश्ता होगा नहीं, और अगर होगा भी तो चलेगा नहीं, 5-6 महीने बाद डाइवोर्स हो जाएगा 100%, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्या अब ये बात क्लियर हुई खुशी बेटा? अब बात समझ में आई या नहीं? बोलो फटाफट, पक्का 100%? बोलो भैया, अभी भी किसी को डाउट हो एक बार और बता दें, बेफिक्र रहो, 10 बार बोलोगे 10 बार बताएंगे। 90 तक सही सर, 90 तक सही सर। गुलशेफ हम समझे नहीं बेटा, क्या बोल रहे हो आप? 90 तक सही। एंगल, अच्छा एंगल बोल रहे हो? हाँ, एंगल 90 तक लास्ट जाएगा, गिरेगा 90 तक, क्योंकि PX PY 90 तो हो सकता है ना,
90, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा कम, 90 के अप्रॉक्स एंगल। गुलशेफ क्लियर बेटा? 90, 91, 92, 93, 94, 95 है ना? किसका एंगल पूछ किस कर रहे हो पहले तो ये बताओ गुलशेफ, एंगल पूछ किस कर रहे हो पहले तो ये बताओ। 100 के ऊपर तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, 101 के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि sp3 में 109 होता है, कम से कम 8 डिग्री गिर सकता है, तो 8 डिग्री गिरने के बाद 101 तो हुआ, 101 से कम आ रहा है तो गलत आ रहा है, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन गलत है। अब तुम्हें इतना चेक नहीं करना यार, कहाँ तुम जा रहे हो यार, कहाँ जा रहे हो, इतना चेक नहीं करना बे, इतना ही तुम्हारे उसमें नहीं है, तुम्हारे उसमें इतना ही नहीं सिलेबस में, चिंता मत करो, वो तुमने इसलिए बताया है कि पता रहे सही बात क्या है। तुमसे एग्जाम में क्या पूछेगा, साहब ये बताओ H2S का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तुम्हें sp3 बता के आना है। पूछा है 2006 में AIPMT में, जिसको आप नीट बोलते हो, तब आप ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट बोलते थे, वहाँ पे पूछा है तो sp3 बता के आना है। तो तुम्हें कॉमन बातें ये इसलिए बताया है कि इंटरकनेक्ट चीज़ें हो जाएं, डायगोस रूल पढ़ लो एक्चुअल में होता क्या है। इससे ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन आएगा कि इसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री या 92 या 93 क्यों होता है, क्योंकि प्योर p ऑर्बिटल के बीच में बनता है। ठीक है, वो हमने आपको बता दिया। दूसरा क्वेश्चन जो भी हमने आपको अमोनिया और pH3 का बताया, वो तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए, नॉलेज बहुत बढ़ाने के लिए बताया है तुम्हारी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन वहाँ पे नहीं आएगा, ये आईटी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक, अमोनिया और अभी क्वेश्चन नहीं बताया, अमोनिया और pH3 वाला क्यों होता है ऐसा। ठीक है, हाँ ठीक, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हेडिंग में डालिए, अभी हेडिंग में डालो, अभी एक क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एटम, विच ऑफ द, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एटम, which of the following carbon atom is most electronegative? Which of the following carbon atom is most electronegative? पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला या पांचवा वाला। चलो ए रुक जाओ 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 रुक जाओ। कंपाउंड ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कंपाउंड हम नहीं हटा रहे हैं, कंपाउंड वही है जो था। नंबरिंग नंबरिंग ठीक कर रहे हैं, नंबरिंग ठीक कर रहे हैं नंबरिंग ठीक कर रहे हैं। अब सही है। ठीक, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब ठीक, चलो, किस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है? क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एटम विल बी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव? विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एटम विल बी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव? सेकेंड, फर्स्ट, चलो निकालो 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 निकालो। चलो साहब देखते हैं आंसर क्या होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, इस वाले का। अगर आप भूल गए हो तो हमने आपसे बताया था हाइब्रिडाइजेशन निकालते समय स्ट्रक्चर बना है तो सीधे बॉन्ड से निकालेंगे। डबल बॉन्ड को एक ही बॉन्ड मानेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को भी एक ही बॉन्ड मानेंगे। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड में एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में भी एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड को
हाइब्रिडाइजेशन में लिया नहीं जाता है। तो सिंगल बॉन्ड हो तो भी एक बॉन्ड मानोगे, डबल है तो भी एक बॉन्ड मानोगे, ट्रिपल है तो भी एक बॉन्ड मानोगे हाइब्रिडाइजेशन के केस में। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसके पास बॉन्ड कितने, एक बॉन्ड इस तरफ, ट्रिपल को एक ही मानना है, एक बॉन्ड इस तरफ, एक बॉन्ड इस तरफ, दो का आंसर क्या होता है sp, तो ये हो गया sp। ठीक, दूसरे वाले में जरा बॉन्ड गिनो, 1 2 3 4, क्या हो गया sp3। तीसरे वाले में बॉन्ड गिनो, 1 2 3, डबल को एक ही बॉन्ड तो मानोगे, 3 का आंसर क्या हुआ sp2। चलो इसमें गिनो जरा, चौथे वाले का 1 2 3, डबल को एक ही मानोगे तो इसका भी क्या हुआ sp2। तो भैया एस करेक्टर जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा। ठीक है, तो भैया एस करेक्टर निकालना है हम सबका, पहले वाले का ये इसका निकालना है परसेंटेज ऑफ एस। जिसका निकालना हो वो ऑर्बिटल कितना है, तो साहब एस एक ही तो है तो एक लिखा, टोटल ऑर्बिटल एक और एक 2 हैं 2 लिखा, मल्टीप्लाई किससे किया 100 से, कितना परसेंट आया 50% आया। अगला एस दूसरे वाले का निकाला तो परसेंटेज ऑफ एस, एस कितना है 1 है तो 1 लिखा, टोटल ऑर्बिटल 3 और 1 4 हैं, 3p 1s, नीचे टोटल लिखते हैं, 100 से मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज कितना आया 25% आया। sp2 ये भी sp2 ये भी, किसी एक का निकाल लो, चलो निकाल ले रहे हैं, परसेंटेज ऑफ एस बराबर, क्या कर दिया भाई, परसेंटेज ऑफ एस बराबर sp2 का निकालना है, तो sp2 में s ऑर्बिटल कितना है, एक ही तो है, तो जिसका निकाल ले हो वो ऊपर रखो, s का निकाल ले हो, s एक था एक ऊपर रखा, टोटल ऑर्बिटल 2 और 1 3 था, 3 नीचे रखा, मल्टीप्लाई किससे कर दिया, तो मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो परसेंट आ गया 33.33%। तो भैया बताओ सबसे ज़्यादा परसेंटेज पहले वाले में या दूसरे वाले में या तीसरे या चौथे में, तो बराबर ही आएगा, तो मैक्सिमम परसेंटेज पहले वाले में, एस करेक्टर ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा। क्या मेरी ये बात 100% क्लियर है? ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, 100% क्लियर है बेटा। ठीक है, एस करेक्टर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ज़्यादा। फटाफट नोट कर लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले बॉन्ड की ओर। साहब हटा दें, हटा दें साहब, ठीक है। ठीक, हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट बनाना बॉन्ड, नेक्स्ट पेज। हाँ बेटा भूल गए, फिर से भूल जाते हैं। हेडिंग डालिएगा बनाना बॉन्ड, नेक्स्ट हेडिंग बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड क्या होता है, इसी का एक नाम और होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसी का एक नाम और होता है जिसको आप बोलते हो 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्यों बोलते हो वो भी देखेंगे। ये जो बॉन्ड होता है ना बनाना बॉन्ड, ये सिर्फ और सिर्फ B2H6 मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। जो बनाना बॉन्ड होता है ये सिर्फ और सिर्फ B2H6 मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। कैसे करता है जरा सुनना और समझना। बिंदु 4 आज पूरा टाइम नहीं तो पूरा तो हम बता नहीं पाएंगे, बस थोड़ा सा दिखाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
होता क्या है कि ये चारों पेन दिखाई दे रहे हैं, 2 ब्लैक पेन और एक ग्रीन एक येलो, चारों दिख रहे हैं बेटा, ठीक। होता क्या है कि एक बोरॉन, यहाँ देखना, एक बोरॉन ये बैठा होता है और एक बोरॉन ये बैठा होता है, ठीक। एक बोरॉन ये जहाँ ये 2 पेन मिल रहे हैं, ग्रीन और येलो वाला, और एक बोरॉन ये जहाँ 2 ब्लैक वाले मिल रहे हैं, ठीक। तो एक बोरॉन ये, एक बोरॉन ये, 2 बोरॉन हो गए। हाइड्रोजन 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन हो गए, ठीक। लेकिन तुम बोलोगे 6 हैं, हाँ साहब 6 हैं। एक हाइड्रोजन ऐसे बैठा होगा, सुनना, ये इस वाले बोरॉन से ये ऊपर बॉन्ड, फिर इस वाले बोरॉन से ये ऊपर बॉन्ड, और यहाँ बीच में हाइड्रोजन, मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ ऐसे होगा और ये बॉन्ड ऐसे और ये बॉन्ड ऐसे। अभी हम जब दिखाएंगे तब समझ में आएगा। फिर एक हाइड्रोजन नीचे होगा, एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, मतलब एक बॉन्ड ये ऐसे जाएगा, एक बॉन्ड ये ऐसे आएगा, हाइड्रोजन 2 लोग से टच करके ऐसे फिक्स होगा। वही यहाँ पे एक बॉन्ड ये ऐसे, एक बॉन्ड ये ऐसे, और हाइड्रोजन यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन ये पूछा था कि यार ये बताओ कि B2H6 मॉलिक्यूल में कितने एटम सेम प्लेन पर होते हैं। तो कितने एटम सेम प्लेन पर हैं, जरा बताओ, कितने एटम एक ही प्लेन पर हैं? बोलो बोलो, कितने एटम? सर दिख नहीं रहा है, सर दिख नहीं रहा है बेटा। कितने एटम सेम, बेटा क्या नहीं दिख रहा है? वीडियो नहीं आ रही क्या? अच्छा वो नहीं दिख रहा है, लोगो, अच्छा लोगो आ रहा था क्या? ओके 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 ओके, ठीक है बेटा, ठीक ठीक। हम दोबारा बता रहे हैं, ध्यान दो, दोबारा बता रहे हैं। देखो, एक बोरॉन ये यहाँ बैठा होता है जहाँ ये 2 पेन मिल रहे हैं, दूसरा बोरॉन ये, हाइड्रोजन 1 2 3 4, ठीक है। और 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ ऊपर होता है और एक हाइड्रोजन यहाँ नीचे होता है, ठीक है। अब बताओ जरा कितने एटम सेम प्लेन पर हैं? अब बताओ कितने एटम सेम प्लेन पर हैं? कितने एटम सेम प्लेन पर हैं? इतना। अरे यार, फिर देखो एक बार, फिर देखो एक बार। एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक बोरॉन ये यहाँ पे, एक बोरॉन ये यहाँ पे, एक बोरॉन ये यहाँ पे, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ऊपर, एक नीचे। अब बताओ कि हाँ 6 एटम सेम प्लेन पे होते हैं बेटा। 4 ये वाले हाइड्रोजन और 2 बोरॉन, 4 हाइड्रोजन 2 बोरॉन सेम प्लेन पे, और एक हाइड्रोजन ऊपर वाला आउट ऑफ द प्लेन, नीचे वाला आउट ऑफ द प्लेन। इसको बहुत कायदे से डिस्कस करेंगे। इस बॉन्ड को डिस्कस करने में आधे पौन घंटे लगेंगे, तो आज हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं इसको, नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉन्ड है। थैंक यू सो मच। आज की क्लास अपन लोग यहीं पे रोकते हैं, ठीक है? ओके बेटा।